तो परादी गुणों की हम शुरुआत करेंगे। परादी गुणों में चरकाचार्य वहां पे सूत्र स्थान के 26वें अध्याय में, पहले अध्याय में सूत्र स्थान में तो उन्होंने गणना की, वो वहां पे उन्होंने बता दिया सिंपल, वहां पे वो सभी गुण इकट्ठा 41 गुण बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहां पे सूत्र क्या बता दिया, सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादया, ठीक है। और संस्कार सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादया, ये इस पद्धति से बुद्धि से लेके प्रयत्नांत और फिर परादया, तो यहाँ पे 41 गुण पूरे बता दिए, और उसमें से जो लास्ट सेक्शन है परादी गुणों का, उसको आज हम देखने की यहाँ पे इस सेशन में कोशिश करेंगे। तो परादी गुणों के गणना आपके सामने है। परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च विभागश्च पृथक्त्वं च परिमाणम अथापि च संस्कार अभ्यास, ये जो दो है वो लास्ट थर्ड लाइन में वो बताते हैं, इति एते गुणाज्ञेयाः परादयाः। तो ये सब इति शब्द प्रयोग करके वहां पे उन्होंने स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दिया, यानी ये 10 गुण ही है। अब देखिए सूत्र स्थान का 26वां अध्याय में इसको बताने का प्रयोजन यही है कि ये चिकित्सा के लिए और स्वास्थ्य रक्षण के लिए हमें वहां पे उपयुक्त है, इसलिए विस्तार सूत्र स्थान के पहले अध्याय में केवल उनका उल्लेख किया, और सूत्र स्थान में 26वें अध्याय में उसका विवेचन किया है चरकाचार्य जी। तो हमें चिकित्सा करते वक्त इन परादी गुणों की आवश्यकता होती है, तो वो व्याधि की निश्चिति हो यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो, वो करने के लिए, या फिर औषधों की योजना, कौन सी चिकित्सा देनी चाहिए, इस विशिष्ट व्यक्ति को ये चिकित्सा सहन होगी या नहीं होगी, ये सब विवेचन या हम विवरण हमें आने के लिए इन परादी गुणों का अभ्यास आवश्यक हो जाता है। तो ये 10 गुण कौन से हैं हमने देखे। परत्व यानी सुपेरियर, या हम उसको प्रधान कहेंगे। अपरत्व, ये परत्व अपरत्व ये फिर यानी द्वंद्व है। यहाँ पे दो द्वंद्व है एक्चुअली, परत्व अपरत्व है, यानी एक दूसरे के विरुद्ध, इसके लिए मैं द्वंद्व बोल रहा हूँ। और संयोग और विभाग, ऐसे दो द्वंद्व है, यानी 4 गुण तो आसानी से आपके ध्यान में रह जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा करता हूँ कि 6 गुण फिर ध्यान में रखना उतना आसान नहीं है। तो आप इसके लिए बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है, कोई ट्रिक आप इस पर यहाँ पे काम नहीं करेगी और वो आपको मिस भी कर सकती है। उसके लिए आसान तरीका है, आप श्लोक को कंठस्थ कर दीजिए, उसको रिसाइट कर दीजिए। एक बार मुखोद्गत हो गया तो ये मिस नहीं होता। जैसे 93 में मैंने अगर इसको कंठस्थ किया है तो बहुत कम बार मैं इसको जोड़ तोड़ देता हूँ, नहीं तो बहुत बार ये ठीक आ जाता है, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं होती। परत्व यानी प्रधान, सुपेरियरिटी, इसको विस्तार से देखेंगे, सिर्फ अर्थ समझते हैं। अपरत्व यानी इंफेरियर या अप्रधान। युक्ति यानी इसको हम प्लानिंग या योजना या बहुत अनेक दृष्टिकोण से विचार करते हुए कोई अगर हम क्रिया करते हैं तो उस गुण को युक्ति कहते हैं। संख्या यानी नंबर्स। संयोग और विभाग ये फिर द्वंद्व है, एक दूसरे के विरोधी, इसको कॉम्बिनेशन और सेपरेशन भी कहते हैं, हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। पृथकत्व यानी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, एक ये वस्तु दूसरे से अलग कैसे है उसको पृथकत्व कहते हैं। परिमाण, अभी ये परिमाण जो शब्द है ये हमेशा हमें दिक्कत आती है इसको प्रोनाउंस करते हुए या ध्यान में रखते हुए। आपको यहाँ पे लिख के मैं बताता हूँ। अब वहां पे हमने थोड़ी देर पहले आत्मगुणों की महत्व या आयुर्वेदीय उपयोगिता देखते हुए वहां पे हमने असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ऐसा शब्द देखा था हमने वहां पे। असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, सॉरी परिणाम, तो ये देखा था। यहाँ पे देखिए क्या है, ये हमेशा जम्बलिंग है और विद्यार्थी इसमें कॉमन ऐसे उसको समान समझते हैं, लेकिन अर्थ बिल्कुल उनका भिन्न भिन्न है। यहाँ पे अपेक्षित है परिमाण। अब देखिए परिणाम से क्या होता है, अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, परिणमन, चेंज, इस अर्थ से काल, टाइम फैक्टर, इस अर्थ से परिणाम शब्द है। और परिमाण शब्द जो यहाँ पे अपेक्षित है इसका अर्थ हो जाता है मेजरिंग, ठीक है, उसका अर्थ हो जाता है मेजरिंग। जैसे महत या फिर 100 ml
या 2 अंजलि, इस पद्धति का जो मापन है उसे परिमाण कहते हैं। ठीक है, आशा है ये डिफरेंशिएशन आप कर पाओगे। संस्कार यानी प्रोसेसिंग, और लास्ट 10वां है अभ्यास यानी प्रैक्टिस, हम उसका अंग्रेजीकरण प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसी को यहाँ पे बताया हुआ है, और अभ्यास को रिपीटेशन, बार बार वो क्रिया करना। संस्कार को प्रोसेसिंग या ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पे बताया है। परिमाण को अमाउंट या मेजरमेंट है। डिवीजन और सेपरेशन ये तो समान ही है। तो संख्या को कैलकुलेशन या नंबर, युक्ति को टेक्निक या साइंटिफिक मेथड, ये भी ट्रांसलेशन मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं ये स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट किया। अब सबसे पहले देखते हैं जो पहले दोन है उनको, परत्व और अपरत्व। परत्व और अपरत्व। अब ये परत्व क्या है, अपरत्व क्या है? परत्व यानी श्रेष्ठत्व या प्रधानत्व, और अपरत्व यानी कनिष्ठत्व, या जिसे हम अप्रधानत्व भी कहेंगे। ठीक है, कोई वस्तु इन सभी में, जैसे कोई मधुर रस के पदार्थ अगर लेता है तो शक्कर है, गुड़ है, दूध है, घृत है, ये सभी मधुर रस के पदार्थ हैं। लेकिन कोई कहेगा मुझे गुड़ ही अच्छा लगता है, तो वो प्रधान। अब देखिए यहाँ पे जो उदाहरण है, इनको अगर हम देखेंगे तो आसानी से ध्यान में आएंगे। फिर दूसरी स्लाइड की तरफ हम जाते हैं। अब देश, देश कितने हैं? अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में आपने देखा है देश। 3 कौन से? जांगम प्रदेश, साधारण प्रदेश और वर्षा ऋतु का कौन सा एक प्रदेश है? हाँ, जांगलम वात भूयिष्ठम अनुपम तु कपोलबलम साधारणम सममलम त्रिधा। इज इट राइट आचल? ठीक है, तो जांगल ये क्या है? वात भूयिष्ठ है, यानी वात दोष वहां पे ज्यादा होता है। अनुप प्रदेश, उसमें कफ दोष ज्यादा रहता है, कफ विकार होने की संभावना है वहां पे। ठीक है, जिसमें जैसे बारिश जहां पे ज्यादा होती है। या फिर जांगल प्रदेश, जहां पे केवल और केवल वात दोष ही है, ज्यादा है, जैसे हम उसको रेगिस्तान ये उदाहरण ले सकते हैं। और तीसरा देश है साधारण देश। अब मुझे बताइए ये जांगल, अनूप और साधारण, इनमें परत्व यानी श्रेष्ठ देश कौन सा है? साधारण। एकदम बरोबर, बिल्कुल बराबर, क्योंकि वहां पे साधारणम सममलम त्रिधा, यानी इसमें, इस देश में त्रिदोष जो है वो साम्यावस्था में रहते हैं। तो देश के बारे में अगर हम विचार करेंगे तो पर देश हुआ साधारण देश, और अनूप और कौन सा रह गया? जांगल देश, ये हो गए अपर। आया ध्यान में? ओके, तो दूसरा फैक्टर देखते हैं हम, काल। काल क्या है? वह है ऋतु के लिए आप काल दीजिए। अब काल ऋतु आपको पता है, उत्तरायण दक्षिणायन ले लीजिए, यहाँ पे वही उदाहरण है, देखिए कालो विसर्ग पराहा, यहाँ पे उत्तर आ गया इसलिए मैं उसको समय नहीं गवाना चाहता। और आदान अपराह, तो विसर्ग काल में व्यक्ति का बल अच्छा होता है, बॉडी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसलिए उसको पर कहा है। अग्नि अच्छा होता है, किया हुआ भोजन ठीक से पचता है, इसलिए उसको पर काल कहा है। पर शब्द का यानी श्रेष्ठ शब्द का उपयोग किया। और आदानम च तदा दत्ते राम दति प्रतिदिनम परम, ये आपको ऋतुचर्या अध्याय में देखने को मिलेगा, अष्टांग हृदय। वहां पे अपर कहा है आदान काल को, क्योंकि बॉडी की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, अग्नि मंद या विषम हो जाती है, इसलिए। ठीक है, तो काल इस पद्धति से। अब वयोमान, वय जो है बाल, तारुण्य और वृद्ध, ये जो 3 अवस्थाएं बताई है, उसके लिए देखिए तरुणम पर, चरकाचार्य क्या बताते हैं? तरुण वय जो है यानी एडल्ट एज जो है वो श्रेष्ठ एज है, क्योंकि वहां पे रसादी धातु उत्तम स्थिति में होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। और अपर एज जो है वो बाल्यावस्था है, वृद्धावस्था है, वो कनिष्ठ है। ओके, अब यहाँ पे पाक, वीर्य, रस इत्यादि। ओके, तो पाक यानी विपाक,
ठीक है, या पचन, पचन होने के बाद उस त्रिधा विपाक जो होते हैं, स्वादु अम्ल कटु, इन तीन विपाकों में श्रेष्ठ कौन सा है आपको कोई पूछेगा। यानी पचन के लिए जो अच्छा है वो पर, यानी अच्छे से पचता है वो, जैसे मूंग, ग्रीन ग्राम, पचने के लिए हल्के है तो वो पर है, श्रेष्ठ है इस पद्धति से। वीर्य, फिर उष्ण और शीत, रसादि, मधुर अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय, उसमें से श्रेष्ठ रस मधुर रस कहा है, मधुर यानी स्वीट टेस्ट, ठीक है, तो वह पर है। अन्य जो 5 टेस्ट है वो अपर है। इस पद्धति से परत्व और अपरत्व, ये गुणों में हमें श्रेष्ठत्व और कनिष्ठत्व यहाँ से पता चलता है। उसके लिए हम औषधों का चयन, व्याधि के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। अब देखिए कंसाइज रूप में यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें ये पता चलता है। तो परत्व प्रधानत्व, अपरत्व अप्रधान, तो ये जांगल, विसर्ग और तरुण, ये जो हो गए वो क्या है, परत्व। अभी यहाँ पे जांगल ये बताया है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं रहता। ये रेडीमेड स्लाइड है, ये एक जगह से ली हुई, तो इसको हम थोड़ा कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे साधारण होना चाहिए, ठीक है, तो साधारण यहाँ पे होना चाहिए। विसर्ग काल श्रेष्ठ है, पर है, बराबर है, वह तारुण्य वह, और कनिष्ठ में अनुप और जांगल दोनों आएंगे। आदान काल अपर आएगा, वृद्ध कनिष्ठ में आएगा, अप्रधान में आएगा। ओके, परत्व अपरत्व हमने देखा। अब देखिए ये परत्व अपरत्व, इसको हमने स्वास्थ्य रक्षण और विकार प्रशमन के साथ कैसे हम इसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। अब स्वास्थ्य रक्षण में देखिए, हमें आदान काल और विसर्ग काल दिनचर्या में, ऋतुचर्या में हमें उपयोग होगा। दिनचर्या में भी हमें सोचना है। ऋतुचर्या में तो हमने देखा है कि विसर्ग काल श्रेष्ठ है। दिनचर्या में कौन सा काल श्रेष्ठ है, तो मलमूत्र का विसर्जन या निष्क्रमण ठीक से होना है, तो आपको सुबह जल्दी प्रातः काल में उठना पड़ेगा। आपको अच्छे से अध्ययन करना है तो प्रातः काल में उठना पड़ेगा। उस दृष्टि से वो परकाल हो जाता है, ठीक है, दिनचर्या में। इस पद्धति से बाकी जो है वो उस कॉन्टेक्स्ट में अपर हो जाते हैं। देखिए परत्व अपरत्व, बहुत बार मैं विद्यार्थियों को हमेशा समझाता हूं कि ये सापेक्ष है। यानी मेरे लिए, पुणे के लिए नजदीक सतारा डिस्ट्रिक्ट है, ये पर हो गया, और पुणे के लिए जलगांव डिस्ट्रिक्ट अपर हो गया, तो पुणे के अपेक्षा हम इसको देख रहे हैं। इसीलिए सापेक्षता परत्व और अपरत्व के बारे में हमने विचार करनी चाहिए। अब विशेषतः देखिए यहाँ पे यूज या उसके फल जो है वो बता रहे हैं। जैसे मदन फल, ये उल्टी करवाने के लिए दवाई आयुर्वेद में बताई है, वमन क्रिया कहते हैं उसमें। उसमें मैच्योर ड्रग्स हैव द हाईएस्ट पोटेंसी। वो परिपक्व स्थिति में अगर वो फल है तो उसके गुणधर्म हमें अच्छे मिलेंगे, तो श्रेष्ठ मिलेंगे, यानी पर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसीलिए ओवर राइप अगर ज्यादा मैच्योर है तो भी उसके परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। और अगर आप दूसरे वर्ष में द्रव्य गुण विज्ञान विषय आपको है, फार्माकोलॉजी, आयुर्वेदिक वनस्पतियों का अध्ययन उसमें करना है आपको, वनौषधियों का जो उपयुक्त है स्वास्थ्य रक्षण और आतुर की चिकित्सा के लिए, वहां पे द्रव्य संग्रह बताया है। द्रव्य संग्रह यानी किस वनस्पति का किस काल में आपने ग्रहण करना चाहिए। तो आपको अगर मूल यानी रूट्स किसी वनस्पति के अच्छे हैं तो ग्रीष्म काल में यानी समर सीजन में उसका संकलन करना श्रेष्ठ है। और शरद ऋतु में बार्क यानी उस वनस्पति की, उस वृक्ष की छाल, जिसमें उपयुक्त अंग छाल है, यानी स्किन में उस वनस्पति के गुणधर्म या जो अल्कलॉइड्स एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे पाए जाते हैं, इसलिए वो सीजन वहां पे श्रेष्ठ कहा है। तो अन्य सीजन त्वचा या वनस्पति का जो बार्क है वो कलेक्ट करने के लिए अपर है, ठीक है। यानी फिर प्रोसेसिंग के लिए विशिष्ट उपकरण ही लगते हैं। इसको और अपन अच्छे से भविष्य में समझेंगे। स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड, नॉट स्पैम, इट शुड बी स्पैन। स्पैन ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द फॉर्मेशन।
सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए, जिसे आस्वारिष्ट या संधान कल्पना आयुर्वेद में करते हैं, दूसरे वर्ष में रसशास्त्र भैषज कल्पना नाम का विषय है, वहां पे सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रिपरेशन के लिए कम से कम 30 दिन उन विशिष्ट द्रव्यों को इकट्ठा सील करके एयर टाइट करके रखने के लिए कहा है। तो उसको कम से कम 30 दिन आपको रखना ही है। या कुछ मेडिसिन का प्रिपरेशन जैसे है, वह आपको 24 घंटे करना ही है, 42 आवर्स करना ही है। जैसे रस सिंदूर है, मकर ध्वज के लिए 72 आवर्स कहा है। तो दैट स्पेसिफिक टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर ड्रग फॉर्मेशन इज अ पर, श्रेष्ठ। और उससे कम अगर गया तो वह औषधियां उतनी अच्छी तैयार नहीं होगी। अब पर और अपर के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी तीसरी आती है, वह है युक्ति। अब युक्ति ये प्रमाण भी बताया है और युक्ति गुण भी बताया है। अब यहाँ पे जो उसका अध्ययन करेंगे हम, वो गुण की पद्धति से करेंगे। विशेषतः इसकी व्याख्या युक्तिश्च योजना सातु युज्यते, बिल्कुल आसान शब्दों में यहाँ पे की है कि हम बहुत सारे चीजों का विचार करते हुए कुछ योजना यानी प्लान ऑफ ट्रीटमेंट या प्लान ऑफ एक्शन बताते हैं कि पहले इस रुग्ण को क्या चिकित्सा देनी है, फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या देनी है, फिर तीसरे में क्या करना है, और फिर वो व्याधि पुनः ना हो इसके लिए उसको टॉनिक या रसायन औषधि कौन सी देनी है, ये हम प्लानिंग करते हैं। और वो प्लानिंग करने के लिए हमें सबसे पहले उस रुग्ण की अनेक विध परीक्षाएं करनी पड़ती है और उसके द्वारा हम उसकी प्लान ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जो औषधियों की जो चूजिंग ऑफ डोजेस, choosing of a particular medicine, choosing a particular drug of administration or route of administration, that all things we have to think in all aspects, इसीलिए उसको युक्ति कहा है। ठीक है, देखिए ऐसे कहा, ये एक सूत्र बहुत ही प्रसिद्ध है कि इस जगत में यानी इस हमारे विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो औषध नहीं है। तो सभी वस्तुएं औषधि हैं, वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, जो भी है। लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है उसे योजना कहते हैं, उसे युक्ति कहते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद में बहुत अंगों से उसकी परीक्षा करने के लिए, योजना करने के लिए बहुत अंगों के ऊपर या बहुत एस्पेक्ट से उस व्यक्ति को या रोग की और रोगी की परीक्षा करनी पड़ती है। जैसे देश है, काल है, दोष कौन से बढ़े हुए हैं, उस व्यक्ति का वय कितना है, ठीक है, शरीर का सहत्व कैसे है, वो स्त्री है या पुरुष है, वगैरह वगैरह। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप प्लान ऑफ ट्रीटमेंट करते हो, उसे ऐसी प्लानिंग करना, ये गुण को युक्ति कहते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने एक उदाहरण दिया है। जैसे आपको गर्भाशय, ये आपको शारीर रचना विषय में भी, रचना शारीर विषय में भी ये आपको आएगा। तो ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात गर्भस्याद विधि पूर्वकम ऋतु क्षेत्राम्बु बीजानाम सामुग्रात अंकुरो यथा। तो यथा यहाँ पे उदाहरण दिया है, यानी यथा यानी जैसे या जिस प्रकार से। ओके, अब देखिए उसको समझेंगे। यथा शब्द आया है तो 4 घटकों का एकत्र आना, उससे गर्भ अच्छा उत्पन्न होता है। यहाँ पे गर्भ उत्पत्ति या गर्भोत्पादक सामग्री बताए, वो कौन कौन सी है? तो ऋतु, सबसे पहले ऋतु बताया, फिर क्षेत्र, फिर अंबु, और चौथा जो है, ये तीसरा अंबु और चौथा है बीज। अब ये उदाहरण आपको बहुत आसानी से सृष्टि में देखने को मिलता है कि जैसे अभी मानसून सीजन आ रहा है, तो उस ऋतु में मुख्यतः बुआई जो है वो किसान करता है। उसके लिए क्षेत्र यानी जमीन अच्छे से तैयारी करता है, फिर समग्र उसको पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, अंबु, और अच्छा बीज। ये 4 घटक अगर एकत्रित आ जाए तो अंकुरो यथा, सामग्र्याद अंकुरो यथा, अंकुर शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया, यानी वो बीज अंकुरित होता है और उसकी वृद्धि भी अच्छी होती है।
अब इसको अगर स्त्री शरीर के साथ, जिसके लिए उदाहरण दिया है पहले ये दूसरी लाइन तो उदाहरण है, पहले लाइन को समझाने के लिए दूसरा उदाहरण दिया। तो पहले लाइन में ऋतु क्या है, तो रजस समय यानी विशिष्ट ओव्यूलेशन पीरियड है। उस समय गर्भाशय अगर अच्छा है, निरोगी है, स्वस्थ है, अंबु जो है वह रस धातु है, रस धातु उस स्त्री में अच्छा है जो पोषण करेगा गर्भ का, और बीज यानी स्त्री बीज और पुरुष बीज, इन दोनों को ही बीज कहा है। तो ये ऋतु, ये क्षेत्र, ये अंबु और बीज, ये चार घटक जब इकट्ठा आएंगे तो देयर इज द मैक्सिमम चांसेस ऑफ कर्म, यानी वहां पे आयुर्वेद में उसको शब्द प्रयोग किया है गर्भ, तो गर्भ धारणा अच्छे से होती है, कंसेप्शन ठीक से होता है। अगर इसमें कहीं भी व्यत्यय आता है, कोई एक भाव भी अगर ठीक से नहीं होता है, तो गर्भधारणा ठीक से नहीं होगी। तो इस गुण को युक्ति कहते हैं। इस प्रकार चारों अंगों से यहाँ पे विचार करना पड़ेगा, किसी एक घटक का विचार नहीं करना है, तो उसको युक्ति गुण कहते हैं। ठीक है, तो ये उसका अप्लाइड एस्पेक्ट आपने देखा। सोर्स ऑफ नॉलेज के लिए भी युक्ति गुण है, और गुण दो अर्थों में बताया है। यहाँ पे अंग्रेजी में आपको वही स्पष्ट दिखाई देगा, देखिए। तो एक तो युक्ति गुण भी है और प्रमाण भी है, युक्ति प्रमाण, पांचवा प्रमाण चरकाचार्य जो मानते हैं। तो ये हमें केवल और केवल औषधियों के रूप में ध्यान नहीं देना है, तो वह रुग्ण पथ्यापथ्य ठीक से, यानी डूज एंड डोंट्स वो फॉलो कर रहा है क्या, ये भी जरूरी हो जाता है। हा? तो ट्रीटमेंट अच्छा होने के लिए, बहुत अच्छे से या जल्दी रिजल्ट आने के लिए वो अच्छा होना चाहिए इन सभी एस्पेक्ट से। अभी और एक वचन मैं आपको यहाँ पे सुश्रुताचार्य जी का बोलता हूँ कि वहां पे सपोज फॉर एग्जांपल रुग्ण को या किसी व्यक्ति को स्किन प्रॉब्लम है, और स्किन प्रॉब्लम के लिए श्रेष्ठ द्रव्य, वनस्पती द्रव्य बताया है खदीर, मराठी मध्ये आपण त्याला खैर म्हणतो। अब सुश्रुताचार्य जी क्या कहते हैं कि अगर किसी व्याधि पे आपको तुरंत और कम से कम समय में विजय प्राप्त करनी है, उस व्याधि को कम करना है, नष्ट करना है, तो आपने सभी जगह पे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको युक्ति गुण कहते हैं। जैसे वो सुबह मंजन भी करेगा तो खैर से ही करेगा, या खदीर से ही, खदीर के पाउडर से ही करेगा। वो अभ्यंग करेगा तो खदीर सिद्ध तैल से ही करेगा। वो अगर स्नान करता है तो खदीर सिद्ध जल से ही स्नान करेगा। वो अगर किसी पान करता है यानी पीना चाहता है तो खदीर का ही काढ़ा वो पिएगा। या फिर वो बस्ती, उसको अगर हम देना चाहते हैं तो बस्ती भी उस व्यक्ति को हम खैर से ही बस्ती दे, खदीर के ही क्वाथ की सिद्ध बस्ती उसको देंगे। या अनुवासन बस्ती देनी है, तेल का उसको मेडिकेटेड एनिमा देना है, तो खदीर सिद्ध तेल का ही हमने उसको अनुवासन बस्ती देनी। इस पद्धति से हम सुबह से लेकर शाम तक अगर उस व्यक्ति जो जो कर रहा है, यत्र तत्र सर्वत्र, ऐसा शब्द प्रयोग हमारे गुरुजी करते हैं, तो वो करते थे। तो जहां कहीं भी जिस पद्धति से आप उस औषधि, जो श्रेष्ठ औषधि उस विकार में है, सभी अंगों से उसको देने का प्रयास अगर करेंगे, तो वो व्याधि के ऊपर हम जल्द से जल्द विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वचन है, इस पद्धति से चिकित्सा करना, इसी को युक्ति पूर्वक चिकित्सा करना कहते हैं, युक्ति गुण के माध्यम से चिकित्सा करना कहते हैं। अब देखिए, इन शब्दों को आप हटा दीजिए, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, इनको ध्यान में ना रखें। अब ये महत्व प्रतिपादित करता है युक्ति का। देखिए कैसे महत्व यहाँ पे बताया है युक्ति का। मात्रा काला, यहाँ पे मात्रा कर दीजिए, मात्रा कालाश्रय युक्ति सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठति उपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवताम सदा। चरक सूत्र स्थान दूसरे अध्याय में महत्व वर्णन करते हैं चरकाचार्य के युक्ति जो है वो मात्रा और काल आश्रित है। इसका अर्थ क्या हुआ? हुँ? मात्रा यानी औषध का प्रमाण, और किस काल में हम औषधि देते हैं, उसके ऊपर युक्ति जो है वो काम करती है। और सिद्धि जो है वो युक्ति के ऊपर है। अगर हमने युक्ति पूर्वक चिकित्सा की तो हमें सिद्धि यानी यश प्राप्त होता है चिकित्सा में, यानी वो व्याधि अच्छा हो जाता है, बिल्कुल बड़ा वो कम समय में
वो रोग जो है वो निकल जाता है शरीर से। और इसीलिए युक्ति से श्रेष्ठ क्या है? सिद्धि। और शुद्धि किससे प्राप्त होती है? तो युक्ति से। युक्तिज्ञों, युक्तिज्ञ यानी चिकित्सक। युक्ति गुण का जो उपयोग करता है वह चिकित्सक युक्तिज्ञ कहलाता है। तिष्ठिति ऊपरी युक्तिज्ञ, इन सबसे श्रेष्ठ युक्तिज्ञ है यानी वैद्य है। क्यों है? क्योंकि वह युक्ति पूर्वक चिकित्सा करता है। ओके, तो इसी को, इसको युक्ति गुण का हम उपयोग कहेंगे। अब यहाँ पे हम आज का हमारा व्याख्यान जो है वो रोकते हैं। आपके क्वेश्चन आंसर यही देखेंगे। इसी लिंक को आप जुड़े रहिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम संख्या से आगे